हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग रेडी होंगे आज के क्लास के लिए, फिजिक्स का क्लास। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ टॉपिक्स डील करेंगे, जिसमें हम मेनली वो थ्योरीज भी देखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेसेसरी है, और फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कैसे उसे क्वेश्चन में यूज़ किया जाए। पूरा इसमें फोकस रहेगा हमारा। तो स्टार्ट करें। कूलम्ब्स लॉ से ही हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जहां से कुछ क्वेश्चंस बन सके, है ना। तो और देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हमें करने चाहिए, कैसे हमने जो थ्योरी पढ़ा उसे हम अप्लाई करें। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ जो है ये बताता है हमें कि दो पॉइंट चार्ज पे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक दूसरे पे लगेगा पॉइंट पार्टिकल्स पे। मान लें ये पार्टिकल है Q1 चार्ज का और ये पार्टिकल है Q2 चार्ज का। अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस है R, तो हम कहते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट पार्टिकल्स। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट पार्टिकल्स, ये फोर्स गिवन है सम कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसे ही हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर इसी को हम लिख देते हैं आगे। K को हम ऐसा जानते हैं, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब यहां ध्यान रखने की बात यह है कि वेयर K क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 SI यूनिट में। यूनिट क्या है? इसका यूनिट पता करने के लिए बहुत ही आसान है, हम समझ सकते हैं। ये यहां फोर्स है, अगर K को इधर रख दें, बाकियों को इधर ले आए, फोर्स को हमने यानी न्यूटन को हमने मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपॉन चार्ज, और चार्ज तो कूलम्ब स्क्वायर आएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये मैंने इसलिए बताया कि याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इस इक्वेशन को देख के हम इसका यूनिट वगैरह बता सकते हैं। फिर बात आती है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? तो ये इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए ये परमिटिविटी है। इसका मतलब अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। तो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हुआ, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? मतलब बेसिकली ये K इज कांस्टेंट ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे ही हमने यहां लिखा था, ये भी ध्यान रखें। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहां बनता है कि ये जो दो चार्ज पे जो एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स क्या हर मीडियम में सेम रहेगा या ये चेंज हो जाएगा? तो आंसर है ये चेंज हो जाएगा, मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। दोनों ये किस मीडियम में ये पार्टिकल रखे हुए हैं उस पर फोर्स डिपेंड करता है। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में, और कुछ ऐसा इक्वेशन आया था कि ग्रेविटेशन के लिए दो पॉइंट मासेस पे m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, कुछ ऐसा देखा था ये। और इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं, वो भी हम यहां कवर करते चले। कि यहां पे दो पॉइंट मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास किस मीडियम में रखे हैं ना, उस मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। जबकि यहां पे ये वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंडेंट है। चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं उस पे डिपेंड करता है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो जब मीडियम की बात हमने की, तो एक मीडियम पे कितना फोर्स मीडियम में रख दें तो क्या हमें लिखना चाहिए, कितना फोर्स होना चाहिए, ये हम एक बार इस बारे में बात करेंगे। तो इन ए
मीडियम, मीडियम के अंदर दो चार्ज के बीच क्या फोर्स हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू 1/4πε0ε r Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस आया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एक और चीज मल्टीप्लाई हुआ एप्सिलॉन आर। ये क्या है, जैसे हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को बोला था, एप्सिलॉन आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जिसे हम ऐसा भी लिख देते हैं 1/4πε। इन दोनों के प्रोडक्ट को एप्सिलॉन लिखा, इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दें, यहां पे हमने बेसिकली दो चीजें की कि एप्सिलॉन को ही लिखा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जैसे इसे बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ऐसे ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में ये इक्वेशन लिखा गया। इसे लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये है, इसे एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से मैं एक चीज याद दिलाऊं, बताऊं, जिसे याद आ जाएगा। क्या हमने लिखा, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस के रिलेटिव परमिटिविटी। ये कुछ ऐसा ही नहीं है जैसा हमने कभी पढ़ा था 11th क्लास में या कहीं भी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ जो भी सब्सटेंस का डेंसिटी है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के, तो ऐसे ही है ये भी, तो दोनों एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी क्या है। अब ये जो है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, कभी हमने कैपेसिटर पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो ये कैपेसिटर में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक मीडियम या एक स्लैब जो इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यही चीज है, सेम चीज है ना। तो हम ये कह दें कि रिलेटिव परमिटिविटी बोले या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, सेम चीज है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही टर्म आए तो हम इसे एक ही चीज समझना है। अब चलते हैं इसके आगे। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में हम अब कूलम्स लॉ लिखते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म, क्यों वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो फोर्स लिख रहे हैं हम, है ना, और फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में तो अगर लिखें तो अच्छा रहेगा, है ना। x और ये मान ले y है। मान ले ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। अब दोनों चार्ज अलग अलग पोजीशन पे जो रखे हुए हैं, इस पोजीशन को बोला R1 वेक्टर, और इस पोजीशन, जिस पोजीशन पे Q2 को लिखा रखा, इसे बोला R2 वेक्टर। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, ये इधर की तरफ होगा। अच्छा, इसे कुछ ऐसा लिख दे। एक और बात यहां ध्यान देने की थी,
जो मैं रिपीट कर दूं या बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस जो एक है वो है कि ये दो चार्ज किस मीडियम पे रखें, वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। एक और जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमें समझना है, चार्ज तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ग्रेविटी में जब वहां देखें तो वैसा ही क्वेश्चन लिखते हैं, पर मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। ये भी एक फंडामेंटल डिफरेंस है। यहाँ पे हमने ऐसा सोचा कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव रहे होंगे तो रिपल्सन का फोर्स लेगा, यानी ये इसे बाहर की तरफ पुश करेगा, इसलिए इस तरफ एक फोर्स लिखा। फोर्स 2-1 क्यों लिखा? फोर्स 2-1 लिखने का क्या मतलब था? और इसे लिखूं तो ये फोर्स 1-2 लिखूंगा, इसका क्या मतलब है? तो टर्म्स को भी समझते जाएं, लिखने का क्या तरीका है अपने पास। फोर्स 2-1 मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल टू बाय पार्टिकल 1, मतलब पार्टिकल 2 पे 1 ने जो फोर्स लगाया उसे F21 हमने बोला है, और वो वेक्टर के तरीके से लिखेंगे, इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 लिखेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये कैसे लिखें? तो अब मैं बताऊं एक चीज कि यहां से ये वेक्टर, अगर ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल, तो ये है बेसिकली R21, यानी R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ऐसा लिख सकते थे R21। तो यहां इसके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लिखना है, तो नीचे तो वेक्टर आना नहीं है, तो R21 लिखें, R212 लिखें, उससे कोई फर्क यहां नहीं पड़ता, तो R21 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, सॉरी क्या लिखना चाहिए? तो यहां R21 लिखें या R21 लिखें, तो यहां R21 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे क्या यहां वेक्टर साइन लगाना चाहिए? वेक्टर साइन लगाएंगे तो यहां क्यूब करना पड़ेगा, और वेक्टर साइन ना लगाएं, यहां कैप लगाएं, यानी यूनिट वेक्टर, तो स्क्वायर से ही काम बन जाएगा। तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए, यानी ये 2-1 है तो यहां 2-1 आया, यानी 1 से 2 की तरफ ये फोर्स अप्लाई होगा। सिमिलरली मैं अगर लिखता फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2, यानी F12, अब ये आप सब लोग मेरे साथ फटाफट ये लिख सकते हैं कि ये बड़े आराम से लिखता Q1 Q2 अपॉन R12 लिखें या 2-1 का स्क्वायर, लेकिन यहां पे R12 होना चाहिए। अब R12 का डायरेक्शन यहां से यहां होता, मतलब ये R12 होता, और R21 इसके ठीक अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, यानी R21 और R12 मैग्नीट्यूड में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब इसे लिख सकता था के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और R21 लिखने जाता तो यहां एक माइनस साइन हमें लिखना पड़ता। इसका मतलब है इस दोनों को देख के हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ F21। क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पे वैलिड हो गया। ये क्या बन गया? एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ वाले। थर्ड लॉ न्यूटन का बताता है ना
कि 1 2 पे जितना फोर्स लगेगा 2 उस पे उतना ही फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। वही चीज यहां वेक्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं कि होता हुआ होना ही चाहिए था और हो भी रहा है ना। तो न्यूटन्स तो लॉ यहां भी एप्लीकेबल होना ही चाहिए था और वो हो रहा है, ये हमने देखा। ये है। लेकिन कूलम्स लॉ की जब हमने बात की तो यहां पे स्पेसिफिकली बताया गया कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट पार्टिकल्स, 2 पॉइंट पार्टिकल के बीच का ये फोर्स है। क्या हो जब मल्टीपल पॉइंट पार्टिकल्स हो? तो बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हो और एक पार्टिकल पे फोर्स की बात करें। मान लें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल को बोल दिया 1, ये पार्टिकल को बोल दिया 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन सारे पार्टिकल के लिए हमें जहां पे फोर्स लिखना है वो है ith पार्टिकल। तो एक पार्टिकल पे फोर्स लिखना है। अब हम कैसे लिखें? तो ये देखा गया कि 1 ने ith पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाया। ये 1 ने ith पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाया? ये फोर्स बाकी सारे पार्टिकल के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता। यानी एक अगर प्रिंसिपल का यूज करें, ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ये बाकी पार्टिकल्स रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इस पे जो फोर्स लगाता उसे मैं बोलता फोर्स, या इसको jth पार्टिकल बोल लें, हाँ, फोर्स ऑन j ड्यू टू 1। सिमिलरली ये 2 इस पे फोर्स लगाता फोर्स ऑन j ड्यू टू 2, क्योंकि 2 जब jth पार्टिकल पे फोर्स लगाया तो 1, 3, 4 और बाकी पार्टिकल्स के कारण इफेक्ट नहीं हुए, इसलिए वो भी कूलम्स लॉ से लिख सकते थे। सिमिलरली और भी फोर्सेस लिख सकते थे। यानी एक फोर्स ऑन jth पार्टिकल बोलूं ड्यू टू अदर पार्टिकल्स, ड्यू टू अदर पार्टिकल्स, तो ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल, ड्यू टू फोर्स ऑन पार्टिकल j इक्वल्स टू फोर्स ऑन पार्टिकल j ड्यू टू पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल j ड्यू टू पार्टिकल 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल j ड्यू टू पार्टिकल 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही सारे फोर्स का हम वेक्टर सम कर लें, और इस तरीके से मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण एक पार्टिकल्स पे कितना फोर्स लगा, ये फोर्स जब ऐसे पता किया जाता है, एक एक पेयर करके हम फोर्स निकालें और वेक्टर सम कर लें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि 1 और j पार्टिकल एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, बाकी 2, 3, 4 के होने या ना होने से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम एक पार्टिकल पे मल्टीपल अलग अलग पार्टिकल्स के कारण, चार्ज पार्टिकल्स के कारण फोर्स लिख सकते हैं। हम सारे इंडिविजुअल पेयर्स के फोर्स लिख लें एक एक करके और उसका वेक्टर सम कर दें तो टोटल फोर्स आ जाएगा, और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी एक इंडिविजुअल पेयर का जो फोर्स है बाकी चार्जेस के कारण इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखें, यही ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट में भी ये भी एप्लीकेबल है, और ये आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के कारण एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो वहां भी एप्लीकेबल सेम चीज होगा, इसलिए इसे
ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इस पे बेस्ड, ताकि हम इसे अप्लाई कर सकें, समझ सकें। बोल रहा है कि इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया, अगर उतने ही डिस्टेंस पे दो प्रोटॉन होते तो क्या सेम फोर्स लगाते? तो आंसर है, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर है यस, फोर्स सेम होता। क्यों भाई, क्यों फोर्स सेम होता? तो फोर्स सेम इसलिए होता क्योंकि ये फोर्स तो K, Q1, Q2 और R स्क्वायर पे R डिपेंड करता है। R को हमने कांस्टेंट रखा, R स्क्वायर कांस्टेंट रहा। जो चार्ज E पे होता है वही चार्ज P पे होता है, बस अपोजिट इन नेचर होता है, मैग्नीट्यूड में सेम ही होता है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में हमने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में हमने इसको नहीं चेंज किया, इसको नहीं चेंज किया। ये और ये एक समय में दोनों नेगेटिव थे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, एक समय में दोनों पॉजिटिव थे प्रोडक्ट नेगेटिव आया। बेसिकली फोर्स सेम रहा। काफी इजी क्वेश्चन, यानी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास वगैरह पे जो इससे ये कई गुना ज्यादा भारी है उस पे डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज पे ही डिपेंड करता है, और ऐसा ही हमें समझना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बहुत ही इजी, ध्यान से पढ़ें समझें, डायग्राम ड्रॉ करें क्लियरली और फिर हमें समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर कर पाएंगे। होपफुली आप सब लोग पेन पेपर अपने सामने रखे होंगे, एक्टिव होंगे और क्वेश्चन कर रहे होंगे। हो सकता है मेरे से पहले आप आंसर कर दें, मैं ये चाहता हूं मैं एकदम स्लो वे में करूंगा ताकि आप फटाफट कर लें, या अगर अप्रोच में फंस रहे हैं तो रुके और सॉल्यूशन मेरे साथ साथ वो समझे देखे, है ना। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD सबका मैग्नीट्यूड गिवन है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर एक कंसीडर किया गया और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रख दिए गए। QA जो बताया गया 2 माइक्रोकूलम्ब है, QB जो बताया गया -5 माइक्रोकूलम्ब है, QC जो बताया गया 2 माइक्रोकूलम्ब है, और QD जो बताया गया -5 माइक्रोकूलम्ब है। ये चार्ज रखे हुए हैं, लोकेटेड हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। हाँ, इसके साइड 10 मीटर है। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at center of the square? अब यहां पे इसके सेंटर पे हमने, यहां ये आ गया सेंटर, यहां पे हमने 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले 1 माइक्रोकूलम्ब का यहां चार्ज रखा। QA के कारण देखें, अच्छा सबसे पहले देखें तो सबसे इस चार्ज का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, सेम, क्योंकि सेंटर से सारे कॉर्नर्स का डिस्टेंस सेम है। आगे देखें कि ये इस पे मान लें F1 फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पे F1 फोर्स ही लगाएगा क्योंकि दोनों चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। यानी ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया F1 और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से कैंसिल आउट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर ये इस पे इधर की तरफ अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा F2, तो ये भी इस पे इधर ही की तरफ फोर्स लगाएगा F2, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, इक्विडिस्टेंट भी है, दोनों इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे भी है। इसका मतलब इस F2 को ये F2 कैंसिल आउट कर रहा है, इस F1 को ये F1 कैंसिल आउट कर रहा है, और F नेट कितना आ जाना है 0, टोटल वेक्टर सम 0 होगा। बेसिकली यहां क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चारों पेयर, मतलब ये और ये पेयर, ये और ये पेयर, ये और ये पेयर, ये और ये, सबके कारण
अलग अलग हमने फोर्सेस लिखे और इस चारों का एडिशन यानी वेक्टर सम किया तो वो 0 आ रहा है, ये हमें देखना था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज q2। ये चार्ज है -q2 है, बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1। अब एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये घूम रहा है इस चार्ज के, ऐसा कुछ, ये एक हमने सर्कल बना दिया। अब इसमें q1 चार्ज है, m मास है और ये घूम रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड स्पीड ऑल्सो, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है और कितना टाइम लगा ये भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को समझते हैं। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमने कहीं पढ़ा है कि यानी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पिछले क्लास में 11th क्लास में हमने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि उस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा। कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो उसे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यहां कौन सा फोर्स हो सकता है, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी सेंटर की तरफ हमारे पास एक फोर्स अवेलेबल है और वो फोर्स है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स हम कितना लिखते हैं, mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जैसे ही हमें मिला, इसके आगे देखें कि एक R और एक R हम कैंसिल आउट कर लें यहां से, और बाकी तो यहां से क्या क्या पूछा गया था, वेलोसिटी और टाइम पीरियड। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है तो रेडियस के टर्म में ही हम अपना आंसर बताएंगे। आगे सॉल्व करें तो v स्क्वायर कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 अपॉन m R, और ये वेलोसिटी आ जा रहा है रूट ऑफ K Q1 Q2 अपॉन m R, है ना। ये आंसर आ गया। एक चीज दूसरा बोल रहा है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी टाइम पीरियड बोल रहा है, कितना टाइम लगेगा इसे पूरा घूमने में। ये टाइम देखने के लिए हम देखते कि टाइम इक्वल्स टू इसे पूरा कितना चलना है, तो 2 पाई आर, कितने स्पीड से चल रहा है v, तो डिस्टेंस यानी 2 पाई आर अपॉन v, ये कर दें, ये v यहां रख दें, आंसर आ जाएगा। तो ये खुद से ही कर सकते हैं ट्राई, है ना। तो यही चीज करना था इसमें हमें, सेंट्रिपिटल फोर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पिछले अपने चैप्टर्स वगैरह से बोरो करना था, और फिर बाकी तो सिंपल है। आगे एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स डबल, देन फोर्स विल बिकम। इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता था, फटाफट इसका जवाब देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। R Q1 Q2, तो F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ऐसा है R स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है, तो डिस्टेंस डबल कर देते तो R स्क्वायर, ये डबल का स्क्वायर होता 4 टाइम्स आता, 4 टाइम्स यहां आता तो 1/4 हो जाता ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1/4 हम आंसर कर देंगे, क्योंकि हम ये तो डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर के r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको डबल किया तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन बहुत ही मिलता जुलता है, इसे भी सॉल्व करें। इनिशियल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स वाज F, then 50% of one charge is transferred to the other,
बेसिकली क्या किया गया, यहां पे आइडेंटिकल चार्जेस था, पहले यहां भी चार्ज क्यू था, यहां भी चार्ज क्यू था, आर डिस्टेंस पे थे, और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो के क्यू इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, ऐसा कुछ था। अब इसने क्या किया, 50% ऑफ वन चार्ज इज ट्रांसफर्ड ऑन द अदर। इसका 50% कितना हुआ, Q बाय 2 हुआ, ये यहां से उठा के और इस पे ट्रांसफर कर दिया। तो जहां से लाया वहां पहले चार्ज था Q बाई 2 हटा दिया तो वहां बच गया चार्ज Q बाई 2, और जहां वहां रख दिया वहां पे Q पहले से था, Q बाई 2 ऐड हो गया तो Q प्लस Q बाई 2 इज 3Q बाई 2। अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अब फोर्स ये कितना लगेगा, तो ये फोर्स बताएंगे K Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। नंबर्स को एक तरफ कर लें, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये था 1/2 इंटू 3/2, तो 3/4 हो गया। इस पूरे चीज को हम f लिख सकते हैं, तो ये जो नया f आया इसे f ना लिखें, इसे f डैश लिख लें, तो ये जो नया f डैश आ रहा है वो कितना है, 3/4 f है, यानी पुराने फोर्स के 3/4 टाइम। काफी इजी है ना। तो अब हम देखेंगे आगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें, ऑप्शंस भी गिवन है, चाहे तो हम ट्राई कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़े फिर मैं समझाता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को बोला, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास है, मास भी गिवन है एंड चार्ज भी गिवन है, आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। इसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया, दोनों के बीच सेपरेशन L है, सच दैट दे स्टे इन इक्विलिब्रियम, है ना, ये इक्विलिब्रियम में है ना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां पे बहुत सारी बातें हैं, एक टेबल है, यहां पे एक चार्ज है, एक चार्ज है, ये M है, मास भी गिवन है ना। दोनों चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है, तो दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे। दोनों ही केस में ये रिपल्सन का ही फोर्स लगना है। लेकिन ये दोनों L डिस्टेंस पे भी हैं, तो रिपल्सन का फोर्स कितना होगा ये हमें समझ आ जाएगा। L डिस्टेंस पे हैं तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब लेकिन ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है कि F नेट 0 हो जाए, नेट फोर्स उस पर ना लगे। तो किसी एक पार्टिकल पे हम अपना फोकस बनाए, ये पार्टिकल मान लें, हम ट्राई करते हैं। तो इस पे, इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया जो इधर की तरफ फोर्स है, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस आउट करे, यानी नेट फोर्स 0 हो। तो ये फोर्स कौन होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन कुछ इस तरह तरीके से लगेगा ये F के बराबर हो और इक्वल एंड अपोजिट होके नेट 0 कर दे, है ना, तो नेट फोर्स इस पे ना लगे। तो क्वेश्चन है, म्यू दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और यहां mg नीचे की तरफ लगा तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लेगा, और नॉर्मल कितना लेगा, mg, यानी ये हो जाएगा म्यू mg। ओके, तो अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में होना होगा, है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम F इक्वल्स टू F होना चाहिए, यानी म्यू mg इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। सॉल्व करें, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो म्यू की वैल्यू है यहां से 0.25 दैट इज 1/4, m है
10 ग्राम यानी 10/1000, इसे केजी में लिख लिया, यूनिट का ध्यान रखेंगे है ना सॉल्व करते समय। जी जो हमें बोल रहा है कि ऐसा यूनिट में 10 यूज कर लो, तो हमने 10 लिख दिया, तो सारे वैल्यूज समझ गए। इक्वल्स टू के 9 × 10 की पावर 9 ऐसा यूनिट में होता है, ये वैल्यू तो हम याद ही रखते हैं। Q1 Q2 तो ये भी दे रखा है ना ये दे रखा है इंटू 2 × 10 की पावर -7, इसके स्क्वायर होना है अपॉन L स्क्वायर, और L ही तो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखें तो बेसिकली क्या लिखा है कि कैंसल आउट पहले कर लें चीजों को, तो ये था बेसिकली 4 × 10 की पावर -7 है ना, तो 14 हो जाएगा है ना, स्क्वायर है तो, और ये 10 की पावर 9 भी है, 1 2 1 2, एक जीरो इधर भी आएगा, तो ये बेसिकली 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो इसे हम हटा दें, इसे हटा दें, तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर -4। अब बहुत ही आसान है, एल स्क्वायर को इधर ले लें, तो बेसिकली ये आ रहा है एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इधर आ जाएगा, तो 9 × 4 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आया है ना। तो यहां से एल इसका रूट ले लें, तो 3 × 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, इसे सॉल्व करें तो ये आ जा रहा है कितना 3 और L 3 × 2 × 10 की पावर -2 है ना, तो Q1 Q2। अच्छा ये 4 भी एक तो था है ना, तो ये 4 को हमने कहाँ गायब किया, 4 तो यहाँ होना चाहिए ना, तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 × 4 16 था है ना, तो इसे ध्यान दें, यहाँ पे 16 लिखना था हमें, 9 × 16 × 10, अच्छा तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12 × 10 की पावर -2 यानी 12 सेंटीमीटर, ये मीटर में था है ना, ऐसा कुछ आंसर होगा। तो बेसिकली हमें वो फ्रिक्शन को ध्यान में रखना था, क्वेश्चन कितना सिंपल था, ये हम वापस जज करें इसे तो ये इतना ही था कि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, और उसके बाद हम सॉल्व करें आंसर तक पहुंचे, बहुत ही आसान। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ ए। फिर से एक स्क्वायर बनाया गया जिसका लेंथ है a, और उस पे 4 चार्जेस Q चार्जेस रख दिए गए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये अगर मैं बोलूं A B C D, सबका लेंथ A है, इस पे चार्ज रखा गया Q Q Q और इस पे भी Q। हमें लिखना है इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण। अब देखें, और सारे फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है, सारे फोर्स को ऐड भी करना है हमें। कैसे करें ध्यान दें, सबसे पहले इसके कारण इस पे फोर्स, चूंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, और ये F, ये कितना होगा ये हम लिखते हैं, तो ये F हो जाएगा, F इज K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये लिखा दोनों पे चार्ज Q है और A डिस्टेंस पे है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस इक्वेशन से हमने इसे लिखा। इसे देखा तो ये भी सेम डिस्टेंस पे है और सेम चार्ज भी है, तो ये भी इधर की तरफ पर उतना ही फोर्स लगाएगा। पहले इन्हीं दोनों को देखते हैं, इन दोनों का पहले वेक्टर सम कर लें। वेक्टर सम करें
F और F है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, कॉस तो 90 है तो 0 हो जाएगा, तो ये रूट 2f बना। किसके किसके कारण? हमने इसके कारण और इसके कारण फोर्स लिख लिया है और ये इतना आया। अब आगे देखते हैं, इसके कारण फोर्स भी लिखना बाकी है, वो हम कुछ ऐसा लिखें। तो C के कारण जो फोर्स आएगा, ये डिस्टेंस पहले देखे कितना आया, तो यहां से यहां रूट 2a डिस्टेंस पे ये है, और ये भी इसे इधर की तरफ ही फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स आ जाएगा F डैश मान ले, और ये F डैश कितना आएगा K Q स्क्वायर, ऐसे लिख लें Q स्क्वायर अपॉन रूट 2a का स्क्वायर। क्यों? यानी यहां भी लिख देता हूं ताकि स्पष्ट दिखे, F डैश इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2a का स्क्वायर। बेसिकली इसे लिखा K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/2, यानी ये कितना लिखा हुआ है? F डैश लिखा हुआ है, इस पूरे को F लिख लें तो F/2 लिखा हुआ है। बेसिकली हमने क्या किया? बेसिकली हमने किया कि अब ये दोनों फोर्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड करने हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाता, तो अब हम सीधे सीधे आंसर लिख दें। तो ये इतना इजी है कि डायरेक्टली अब नेट फोर्स लिखें, नेट फोर्स इक्वल्स टू रूट 2f जो इन दोनों के कारण आया था, प्लस ये इनके इसके कारण कितना आया F/2, यानी अब F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K को लिखा Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1/2, हाँ, यानी 1 + 2 रूट 2/2। ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो यहां लिख देंगे 1, बेसिकली इसी को क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 + 2 रूट 2/2। खत्म। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर से हमने क्या यूज किया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे देखें एक और चीज, तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अब ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिलते हैं जिसमें प्रॉब्लम में फंसते हैं बच्चे, इसे डिस्कस करेंगे। ऐसा बोला गया कि 2 चार्जेस +q एंड +4q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये चार्ज है 4q और ये चार्ज है 4q, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। Where should we keep the third charge on the line joining +q and +4q so that the third charge is in equilibrium? वो लाइन ज्वाइनिंग भी बना ही डाले, तो ये कुछ ऐसा है। अब बोल रहा है कि इस पे तीसरा चार्ज कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स उस पे 0 हो जाए। तो हम कुछ तीसरा चार्ज यहां रखते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज मान लो यहां Q रखा और ये इक्विलिब्रियम में रहे, यानी इस पे इसने जो फोर्स लगाया इधर की तरफ होगा, और वो कितना होगा? K मान लें कि ये निगेटिव ही चार्ज हुआ, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव हो तो रिपल करेगा, निगेटिव होना चाहिए ताकि अट्रैक्ट करे। पॉजिटिव भी हो तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, नेगेटिव हो तो सब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा रखते हैं, ये इस पे फोर्स लगाता K Q अपॉन, अगर हमने माना कि इसे x डिस्टेंस पे रख दिया जाता तो हम यहां लिखते x स्क्वायर, तो फिर ये इस पे कितना फोर्स लगता, इसे लिखने के लिए हमें फिर ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ती और ये आ जाता L - x।
और इसका इस पे फोर्स लिख देते के क्यू इंटू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ऐसा बोला गया कि ये इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज, इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट चार्ज 0 हो। तो हम कहें फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम F नेट शुड बी 0, F नेट शुड बी 0। तो F नेट 0 है, मतलब इसने इस पे जो फोर्स लगाया और इसने इस पे जो फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। हम साफ साफ देख रहे हैं कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ही सही, तो इसका मैग्नीट्यूड ही अगर बस 0 हो जाए तो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हम ऐसा ही करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ही अगर सेम कर लें तो अपोजिट डायरेक्शन में है ही सही, ये 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम कर दें, इसका मतलब हम इक्वेशन लिखें के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत चीजें कैंसल आउट होने को है, के क्यू कैंसल आउट होगा, स्मॉल क्यू कैंसल आउट होगा। इसका साथ साथ ही हम स्क्वायर रूट भी दोनों तरफ कर लें तो 1/x इक्वल्स टू 2 अपॉन L माइनस एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, L माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x आ गया, इसका मतलब L इक्वल्स टू 3x आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू L/3 आ गया। कैलकुलेशन तो हो गई, अब कौन सा इक्वेशन हम टिक करें। हमने कौन से चार्ज से डिस्टेंस x एज्यूम किया है, तो स्मॉल q से। स्मॉल q से L/3 है तो कैपिटल Q से कितना हुआ, L से माइनस कर लें यानी 2L/3। तो ये बोल रहा है L/9, तो इस दोनों को देखना ही नहीं है, L/3 की बात है। L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड्स, देखें ये आंसर हम टिक करेंगे, L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड्स 4Q के तरफ, लेकिन यहां से डिस्टेंस L/3। इस तरह से हम जज करेंगे ऑप्शंस, है ना। तो इसी में पूछा जाता, अगर आगे देखते, इसी में पूछा जाता कि ये बताओ भाई कि सारे एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो तो ये चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए था। तो आगे हम डील करते ऐसे क्वेश्चन को कि इस चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव हो तो ये दोनों मिलकर इसे रिपेल करेंगे, तो ये कभी इस पे नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा केस हो ही नहीं सकता दोनों पॉजिटिव हो, यानी ये को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये गिवन है तो इसे ही नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि एक इसे रिपेल करे एक इसे अट्रैक्ट करे। तब इन दोनों के कारण यहां पे फोर्स लिखते और उसे 0 करते तो ये चार्ज कितना रखना चाहिए वो भी निकल आता। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसका हमने तरीके बताए, है ना। अब चलते हैं आगे। तो बोला कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी, जैसा कि अभी बताया था कि तीनों चार्जेस का सिस्टम ही अगर इक्विलिब्रियम में होने चाहिए तो फिर उसे कैसे डिस्कस करें, अभी बताया था। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तो हम आप सब स्टूडेंट मिलके एक बार करें, हाँ, इंडिविजुअली, और फिर मैं देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ लाइन एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। बेसिकली इसने क्या किया, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q रखा और इसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज Q रख दिया। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तीनों को इक्विलिब्रियम में रहना है। इफ Q इज इक्वल टू, तो अगर ये है X तो ये भी कितना है X, क्योंकि मिड में रखा। अब हमें देखना चाहिए इसने इस पे क्या फोर्स लगाना है, तो इधर की तरफ लगाना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब ये इस पे इधर ही फोर्स लगाए तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है, और कितना फोर्स लगाएगा तो ये के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर फोर्स लगाएगा और अट्रैक्ट करे। इसके लिए अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको जरूरी है कि ये निगेटिव हो। इसका मतलब यही दोनों में से निगेटिव ही एक आंसर बन सकता है, 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए, निकल गए।
तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। निगेटिव तो हमने जज कर लिया कि निगेटिव होना ही पड़ेगा। अब फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ Q हम लिखें तो Q का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो ये के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर लिखे। बहुत सारी चीज कैंसिल आउट होने को है, उसे कैंसिल आउट कर लें। ये क्यू कैंसिल आउट होगा, के और के कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब Q इक्वल्स टू आ गया Q/4, और वो भी निगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि अट्रैक्ट करे। निगेटिव चार्ज ये होना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव -Q/4 हम ये ठीक करेंगे, है ना, ये आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें कुछ। अब ये एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज स्मॉल q is at the center. If the system is equilibrium, then find Q. थोड़े देर पहले हमने सिखाया था ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें ये 3 के कारण इस पे फोर्स लिखा, अब एक सेंटर पे लिख दिया। तो मैं ये क्वेश्चन मैं सोचूंगा ये 3, 1, 2 और 3, इसके कारण यहां पे फोर्स लिखना। अभी अभी मैंने बताया था कि कैसे लिखें, ये बताया था, ऐसा यहां बताया था। अब वैसा ही लिखेंगे, अपने सारे स्टेप्स वैसा होगा। और फिर चौथा, ये चार्ज जो है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। 3 मिलके एक तरफ फोर्स लगाया, इसने दूसरे तरफ लगाया। अगर ये तीनों का मिला हुआ फोर्स जो हमने लिखना सिखाया था, जो इधर लग रहा और इसका फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों अपोजिट हैं, इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट होकर इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि ये सब लोग ट्राई करेंगे और सही आंसर तक पहुंचेंगे कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। आधी बात तो मैं पहली बता दूं कि ये सारे आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यानी ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया ना, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये दोनों का वेक्टर सम इधर हुआ, और ये भी इस पे इधर ही की तरफ फोर्स लगाया, ऐसा है। तो तीनों मिलके इसने इधर फोर्स लगाया, तो इसको इधर ही की तरफ फोर्स लगाना चाहिए, इसका मतलब अट्रैक्ट करना चाहिए, इसका मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हमारे निकल गए। इस तरीके से हम थोड़े इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं। बाकी हमने जो प्रोसेस बताया उसे करके, और ये खुद से ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन के अंत तक हम पहुंचे, आंसर तक बताए, है ना। तो हम चलते हैं आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड जैसा मानते हैं कि कोई एक चार्ज है हमारे पास, तो इसके आसपास के रीजन में कोई एक ऐसा इमेजिनरी चीज है जिसके अंदर एक दूसरा कोई चार्ज आ जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दूसरा चार्ज अगर इसे यहां लाया गया तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो इसने इस पे लगाया है, और वो फोर्स इधर की तरफ ये एक्सपीरियंस करेगा। हम कहते हैं कि इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया अपॉन यानी डिवाइडेड बाय ये चार्ज इज डिफाइंड एज फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन करते हैं वो कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहां कुछ चीजें समझने को है। यहां हमने लिखा है टेस्ट चार्ज। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात हुई थी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक चार्ज यहां पे लाया गया, टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसे कहा गया टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होते हैं और हमेशा वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है।
स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज स्मॉल और पॉजिटिव होता है, जिसे इसी पर्पस से लाया गया कि वहां पे फील्ड कितना है ये हम जज कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो अब फॉर ए पॉइंट चार्ज अगर हमें लिखना होता, फॉर ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज देखते तो ये चार्ज Q है, यहां पे स्मॉल q चार्ज रखते तो इस पे एक फोर्स फील होता, और ये r डिस्टेंस पे है तो ये फोर्स होता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसके लिए E कहते F बाई क्यू डेट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हमने बताया F के डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए यहीं पे कह सकते हैं ये कर दें और आर कैप लिख दें, ये होगा डायरेक्शन। पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बात करें आगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां है। अ फोर्स ऑफ 2.56 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, एकदम डेफिनेशन ही पूछा गया, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स बता दिया गया है हमें, है ना। 2.56 अपॉन चार्ज कितना है, 16 इंटू 10 की पावर -4, दोनों ऐसा यूनिट में है, कैलकुलेशन कर लें आसानी से आंसर आएगा। 10 की पावर 4 ऊपर ले गए, 2560 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 1600 आएगा क्या, ये आ जाएगा आंसर, है ना 1600। और इसका यूनिट क्या हो जाता, तो यूनिट बड़े आसानी से देख सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज है यानी न्यूटन पर कूलम, ऐसा। नेक्स्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P। अभी हमने थोड़े समय पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बात किया था, जिसमें बोला था कि मल्टीपल चार्जेस के कारण एक चार्ज पे कितना फोर्स लगे, तो इसके कारण इस पे फोर्स लिख लिया, इसके कारण इस पे फोर्स लिख लिया, इसके कारण इस, और सारे फोर्स का वेक्टर सम कर दिया। ऐसे ही मल्टीपल चार्जेस के कारण एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो फिर यहां मल्टीपल में 2 चार्जेस हैं, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इसके कारण ये P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो इधर की तरफ आता, और इसके कारण लिखे तो इधर की तरफ आता। इधर ही की तरफ क्यों आता, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखते तो ये इसे रिपेल करता, बाहर की तरफ जाता। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, स्मॉल चार्ज होता है। अब ये E होता, के क्यू पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए अभी अभी हमने देखा था, पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां आर कितना है, एल है, एल स्क्वायर, और यहां भी ई आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि ये तीनों लाइंस बराबर है, तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, और फिर हम ये एंगल 60 डिग्री बोलेंगे, तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री बोलेंगे, फिर उन दोनों का सम कर लें तो ई नेट जो आ जाएगा ये अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2e e cos 60। क्या, कहां से आई है फॉर्मूला, तो हमने 2 वेक्टर का एडिशन सीखा है। 2 वेक्टर का एडिशन कैसा था, 2 वेक्टर, अगर A वेक्टर और B वेक्टर, याद दिला देता हूं बस, इन दोनों का वेक्टर सम किया था, तो
ए प्लस बी का हमने मैग्नीट्यूड लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी का हमने यहां यूज किया और आंसर किया है ना। तो बस ई तो हमने बता ही दिया है, तो ये आ गया 2e स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 60 और cos 60 इज 1/2, तो ये आ गया 3/2 यानी 2e स्क्वायर इंटू 3/2 यानी 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, रूट 3e आंसर आ जाएगा, रूट 3 KQ/L²। ये अपना अल्टीमेटली आंसर बनेगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करते समय हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां भी वैलिड है। आगे ऐसा बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम and -9 microcoulomb are placed 8 cm in air. Determine the position of a point along the line joining two charges where resultant field is 0. फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करना है। ऐसा बोला गया कि एक लाइन है, इस पे एक चार्ज रखा गया और वो चार्ज 16 माइक्रोकूलम का है। एक और चार्ज रखा गया, ये है -9 माइक्रोकूलम। फिर बोला गया कि ये 8 सेंटीमीटर पे है, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस वेयर फील्ड इज 0। कहीं हम देखें इस बीच में तो हमेशा ऐसा होगा, टेस्ट चार्ज रखे तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो कभी 0 हो नहीं सकते। तो यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम इधर देखें, इसके इधर, तो ये हमेशा रिपेल करेगा और वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, पर ये बहुत इससे, इस पॉइंट से ये हमेशा ज्यादा दूरी पे होगा और ये कम दूरी पे, तो इसका कम फोर्स लगेगा, और मैग्नीट्यूड में छोटा है तो और कम फोर्स लगेगा। तो इसलिए ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये हमेशा छोटा रहेगा, रिपल्सन वाला फोर्स पास होने के कारण डोमिनेटिंग नेचर का होगा, मैग्नीट्यूड में भी बड़ा है, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, हमेशा ये फोर्स बड़ा होगा। इसलिए इन दोनों का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां भी वो पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों ही लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो फिर कहां मिलने की पॉसिबिलिटी है पॉइंट? इसके बाहर। क्यों भाई? तो फिर से मैं वही चीज बताऊंगा, अभी भी ध्यान नहीं दिए तो एक बार और मौका है, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुने। अगर यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करें तो ये इससे हमेशा पास रहेगा, तो पास होगा तो इसके कारण इसका ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो हो सकता है कि कभी एकदम पास हो जाए तो इसका फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पास है, तो F इक्वल्स टू KQ1 Q2/R² लिखते हैं, तो R बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो ये फ्रैक्शन बहुत ही बड़ा होगा, तो एकदम नियर आएंगे तो ये डोमिनेटिंग नेचर का होगा, और एकदम दूर जाएंगे तो ये डोमिनेटिंग नेचर का होगा। यानी इसके एकदम पास होंगे तो ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, एकदम दूर जाएंगे तो रिपेल कर रहा होगा, यानी इस बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां ना अट्रैक्ट करे ना रिपेल करे। तो इसी के आसपास यहां से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट मिलने का संभावना है जहां पे फील्ड 0 हो। वहां फील्ड 0 रख देते हैं। फील्ड के लिए क्या लिखें? इसके लिए वहां पे फील्ड लिखें तो KQ यानी 16 माइक्रोकूलम अपॉन R², तो 8 प्लस x का स्क्वायर। ये इसके कारण E1 लिख दिया, E2 इसके कारण आ जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल हो जाने से ही बात बन जाएगा, तो इक्वल कर दें K
9 माइक्रोकुलम, बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अपॉन आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि हमने इसे एसआई यूनिट में क्यों नहीं बदला, तो जो भी फैक्टर यहां लिखते हैं एसआई यूनिट में बदलने के लिए वही यहां भी लिखते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाता, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बनता। के और के को हम कैंसिल आउट कर दें, माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम तो गया, अब इसे स्क्वायर रूट लेके लिख दें, तो बेसिकली यहां आ जाना है 4/8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 4x इक्वल्स टू 24 प्लस 3x, इसका मतलब x इक्वल्स टू 24 पर ये आएगा सेंटीमीटर में, यानी इसके 9 माइक्रोकुलम वाले के 24 सेंटीमीटर। दूसरे तरफ अगर हम वो एक पॉइंट खोजें तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये था ये क्वेश्चन, होपफुली ये सबको समझ आया होगा। तो अब आगे, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें याद रखना चाहिए। जो कुछ फॉर्मूले हैं तो वो फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ मैं एक दो चीजें बताता हूं, जैसे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्वेश्चन जैसे लें, एक एग्जांपल लें कि हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जैसे एक अभी देख रहे थे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे एक ट्रायंगल है तो उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, बाकी जगहों पे चार्ज नहीं है, उसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। कंटिन्यूअस मतलब क्या, हर जगह चार्ज ही चार्ज है, ऐसा कहीं ऐसा नहीं है इस लाइन पे जहां चार्ज नहीं है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये एल लेंथ का है, ये एक लाइन चार्ज है और Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ L, ऐसा बोला गया। तो फिर कोई बोलता कि भाई बताओ यहां से A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, ऐसा क्वेश्चन होता। अब ऐसा कई सारे क्वेश्चन होते हैं, हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, उसको भी सॉल्व करने का मेथड सेम ही रहेगा। तो हम सीखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, इसे कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। हमने पॉइंट चार्ज के कारण सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो इसको भी पहले उसी में बदल देंगे पॉइंट चार्ज में। कैसे, तो यहां से अगर हम देखें x डिस्टेंस पे अगर dx का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाए dx लेंथ का, इसे क्या बोला, एलिमेंट। dx लेंथ का है तो ऑब्वियसली बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में कितने चार्ज होंगे, तो ये dq लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट, यानी इसे बोला dq। तो dq कैसे लिखें, यूनिटरी मेथड सबको ही शायद पता है। ऐसा कहता है q चार्ज l लेंथ में हो तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, l लेंथ में अगर q चार्ज तो यूनिट लेंथ में q अपॉन l चार्ज, यूनिट लेंथ में q अपॉन l चार्ज, तो dx लेंथ में कितना, तो q अपॉन l इंटू dx। समझ में आया, तो ऐसा लिखा, ऐसा हम बचपन में करते थे ना, l लेंथ में q चार्ज तो यूनिट लेंथ में q अपॉन l चार्ज, तो dx लेंथ में q अपॉन l इंटू dx, कुछ ये काम हमने किया है वहां। अब इस एलिमेंट के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो अब लिखें फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इसे DE बोल देता हूं क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है, उसमें चार्ज बहुत छोटा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो DE इक्वल्स टू K इंटू DQ।
अब ये बहुत छोटा है तो इसे पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले से Q अपॉन आर स्क्वायर से हम ये इक्वेशन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो Q की जगह बस dQ आया क्योंकि एलिमेंट पे चार्ज ही dQ है ना, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर करेक्ट। लेकिन यहां अपना r क्या है, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहां पे x लिखेंगे करेक्ट। dq यहां लिख दें तो k dq कितना है, q अपॉन l इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फील्ड ड्यू टू पूरा लाइन लिखें, फील्ड यहां लिख देता हूं है ना, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज देखें तो E, अब क्या करें, सारे एलिमेंट ऐसे जितने सारे एलिमेंट से ये रॉड बने हैं सबके एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लिखें और सबका वेक्टर सम कर लें तो बात बन जाएगा। लेकिन सबका एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर सम करें या सिंपल सम करें कोई अंतर नहीं पड़ता, तो सिंपल सम कर देते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस चीजों का समेशन को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन, तो चलें इंटीग्रेट कर देते हैं इसलिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ DE, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये करना है हमें। अच्छा, के क्यू और अपॉन एल ये सब कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर ले, तो के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, जो चीज बचा वो है अपने पास क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन x के किस वैल्यू के लिए ये रॉड स्टार्ट हुआ था, a के लिए, और किस वैल्यू के लिए रॉड खत्म हो रहा है, तो a प्लस एल पे, तो हम इंटीग्रेट करेंगे a से a प्लस एल। तो इसे बहुत ही सिंपली के क्यू अपॉन एल ऐसा लिखे, और ये बेसिकली है x की पावर -2 dx लिखा हुआ। अब इसे इंटीग्रेट करें a से a प्लस एल, तो अब हमें सिंपल दिखेगा, x की पावर -2 है ना, तो इसमें 1 ऐड करें और उसी से डिवाइड करें तो x की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो गया E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल, x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट पुट कर दें a से l, यानी के क्यू अपॉन एल, और ये लिखें a प्लस एल है ना, ये -1/x है और a से a प्लस एल, तो के क्यू अपॉन एल, और यहां लिख दें 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो फिर से और सिंप्लीफाई कर लें तो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं के क्यू अपॉन एल इंटू a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू a प्लस एल। तो ये पूरा L बन रहा है, ये L से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये आ जाएगा के क्यू अपॉन a इंटू a प्लस एल, ये हमारा आंसर होगा। कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे पूछ ले एक चार्ज रख के कि इस पॉइंट चार्ज पे इस रॉड ने कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स लिखना है तो फील्ड इनटू चार्ज, ऐसा भी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो अगले क्लास में हम इसी पे फोकस करेंगे। ये एक बार देख के आना है सबको, और फिर इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।